हेलो, नमस्ते, प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे कर रहे होंगे और सीटेट की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करें। देखिए दोस्तों, सीटेट का जो पेपर 2000 यानी कि 12 यानी 2012 में मैं करवा दिया था, वो था जनवरी के नवंबर, यानी कि 2 बार जब होता है पेपर ना। तो देखिए इसमें दिया है नवंबर में 2012 में हुआ था। ठीक, तो ये उसका दूसरा पेपर है, मतलब कि नवंबर वाला पेपर है। इसको हम लोग देखेंगे, सीडीपी को देखेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए इधर उधर बातें ना ज्यादा करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को। चलिए, यानी देखिए शुरू करेंगे हम लोग सीडीपी को। पहला क्वेश्चन देखिए कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें देखिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बता रहा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी कह रहा है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ठीक, थकाने वाला होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। अब देखिए इसमें समझते चलेंगे। इसका ऑप्शन देखिए, आप इसमें क्या पूछा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ठीक, सही पूछा है ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए राइट होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन को समझेंगे। एक्सप्लेन में क्या दिया है, देखिए एक्सप्लेन में ज्यादा दिया नहीं, इसको समझ लेते हैं। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों के त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो इसका संकेत है कि शिक्षक शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगर एक शिक्षक अगर बच्चों की त्रुटियों को सुधार नहीं पाता है, तो समझिए वो असफल हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। जैसे बच्चे को नर्सरी में अगर एडमिशन कराएं तो सबसे पहले कौन सी विषय वस्तु अच्छी होगा। पहला ऑप्शन है मेरा विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है मेरा परिवार, तीसरा ऑप्शन है मेरा प्रिय मित्र, और ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन डी है मेरा पड़ोसी। तो अगर देखा जाए तो नर्सरी में अगर बच्चे तो सबसे पहले इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा परिवार, सबसे राइट हो जाएगा, सबसे सटीक होगा। देखिए नर्सरी कक्षा में शुरुआती करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में एक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। तो इसलिए सबसे बढ़िया होगा मेरा परिवार। ठीक, तो इससे अगर आप शुरू करेंगे तो बच्चे को बहुत अच्छी समझ में, क्योंकि ये सब चीज वो जानता रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए सामान्य लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन समूह गतिविधियों के दौरान समझातीय के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। और सी ऑप्शन कह रहा है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर जो हमें कह रहे हैं कि सकारात्मक वातावरण बनाएंगे तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए समझते चलेंगे कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना यानी करने चाहिए। ठीक, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक्सप्लेन को। कह रहे कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को भेदभाव यानी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देखिए कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह साकोवाज और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो उस किससे संबंधित है। तो ये बच्चा किससे है, डिसलेक्सिया से। ठीक, अब थोड़ा समझते चलेंगे।
कह रहे डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिसमें बालक अक्षरों का क्रम नहीं निर्धारित नहीं कर पाता है और उन्हें करे सा को वाज और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर करने में कठिनाई होती है। यानी डिसलेक्सिया अगर होगा तो बच्चा उससे पढ़ने में कोई दिक्कत होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन देखिए आपका डी राइट हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत करे कि अंतर्निहित रूप में दिया होता है। ठीक, आप इसको देख सकते हैं, एक्सप्लेन को देखेंगे। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है, यह विशेष समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। कह रहे कि ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, और सी ऑप्शन कह रहा है कि अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अपने निर्माण में आत्मनिर्भर होते हैं, सो निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि 7 पे देखेंगे चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा था ये, इसलिए चलिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। कह रहे कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। अब चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत होगा। पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे हम लोग। सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः। ठीक, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। कह रहे ऑप्शन बी कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। सी ऑप्शन कह रहा है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो कह रहे कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं जो होती है, इसको समझते चलेंगे। देखते हैं कौन ऑप्शन सही होगा, समझते चलेंगे। 8वें का देखिए 8वें का आपका डी राइट हो जाएगा, डी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। कह रहे कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह क्या करती है। देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते चलेंगे। कह रहे कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है तो परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, तो जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। यानी कि लड़की से प्रश्न पूछी तो उसने उसका हेल्प नहीं किया, लड़कों से जब पूछा तो उसने उसका थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश किया। ठीक, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
हमें दोनों को समान तरीके से समान करना चाहिए, दोनों को एक जैसे। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय किसके? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कह रहे कि विद्यार्थियों की आवश्यकता। अब देखिए समझते चलेंगे इसको। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थी की क्षमता, उनकी त्रुटियों, अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ हाँ धनाढ़ परिवार द्वारा यानी धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार हम आसान भाषा में समझा दें। दो जुड़वा बच्चे हैं, उनको एक में से रिच फैमिली यानी कि एक अच्छा खासा मतलब धनवान फैमिली के लोग गोद लेते हैं, एक को गरीब परिवार के। फिर 1 साल बाद उनके बुद्धि लब्धि में देखते हैं अंतर क्या आता है। इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन देखिए सी राइट हो जाएगा। इसका समझते चलेंगे। सी देखिए इसका कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक कह रहे किसी भी प्रकार के बच्चे को बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। इसे पता चलता है कि बच्चा कहीं भी हो उसका जो बुद्धि लब्धि है वो एक जैसा रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा उसमें मतलब करे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे देखिए समझते चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म, ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लिखना। लिखना होगा सूक्ष्म गतिक कौशल का। ठीक, देखिए समझते चलेंगे। स्थूल गतिक कौशल का संबंध शारीरिक क्रियाओं से, जैसे जिसमें दौड़ना, चढ़ना, कूदकना आदि आते हैं, यानी ये स्थूल में आते हैं, यानी स्थूल गतिक कौशल में। और सूक्ष्म जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। ठीक, और एक उदाहरण और भी पूछता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, कि अगर एक बच्चा जैसे मोती पिरोता है तो वो किस में आता है? तो वो आता है सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। ठीक, मोतियों को माला जब बनाता है। तो चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का है देखिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब इसको एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबों, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि तथा समुदायों जिनमें से व्यक्ति रहता है ये वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाव है करके सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतः क्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होता है। मतलब देखिए इसका सीधा फंडा यह है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगर जो आप समाज में रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का है देखिए, 14 को देखेंगे। किशोर देश का अनुभव कर सकते हैं कब? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन ए को समझते चलेंगे। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अरे वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव तरह की व्यग्र रहते हैं। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। किशोर किसे रहते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक, ये ऑप्शन राइट होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डेस होता है। कह रहे कि इसमें हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। ठीक, डिस्कैलकुलिया होगा, मैथ से संबंधित रहेगा। मैथ अगर गणित को नहीं समझ पा रहा है बच्चा तो डिस्कैलकुलिया होगा। ठीक, चलिए समझते थोड़ा सा एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से। कह रहे डिस्ग्राफिया
डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। इसमें बच्चों में लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। तो ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया जो होता है लेखन संबंधित विकार है। ठीक, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अनुवांशिक पुनर्बलन। देखिए इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहे कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कह रहे कि सॉरी आंशिक पुनर्बलन होगा, क्षमा चाहेंगे। कह रहे कि देखिए ये आंशिक होगा, अनुवांशिक नहीं होगा, आंशिक। चलिए देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे। देखिए डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे आंशिक पुनर्बलन से अभिप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को किस अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। तो एक्सप्लेन से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, देखिए इसको समझते चलेंगे कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो कह रहे ऑप्शन बी होगा। देखिए समझते चलेंगे, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। यानी बच्चों को जहां पर अवसर दिए जाते हैं वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक्सप्लेन को थोड़ा समझ लेते हैं। अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। उम्मीद हुई चीज आपको समझ में आ गई। देखिए प्रीवियस से आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और क्या क्या हमें निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि वे विद्यार्थी जो समृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है कौन सा। ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ए हो जाएगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए जिन विद्यार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे विद्यार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छाएं प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 कर रहे, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शिक्षक देश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी। अब देखो समझते चलेंगे, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ठीक, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इसको समझते चलेंगे यहाँ से। कह रहे शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थी से परिपूर्णता की अपेक्षा न करने की समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझाया जाए, यदि कोई बच्चा स्वयं से कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो आप इसको मत आकिए कि बच्चा एकदम अपने आप में परफेक्ट है। अगर बच्चा कर रहा है तो उसको करने दीजिए, जो भी गलतियां हो रही है धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा और उस कार्य करने में उसको मन भी लगेगा। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगी। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको इस तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा एक तरीका। ठीक,
उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कह रहे कि भाषा में अर्थ भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई देश है। अगर सबसे छोटी देखा जाए तो इसमें देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा रूपीम। ये देखिए थोड़ा सा भाषा यानी कि पेडागोजी से यानी भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई रूपीम होती है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हिंदी वाले में भी पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 22 का है। 22 का देखिए कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके। ऑप्शन सी हो जाएगा देखिए बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। कौन सा, देखिए समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। कह रहे कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। कह रहे बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुबुद्धि के ये सिद्धांत किसने दिया था, तो इसको हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने दिया था। ये आपसे पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो ऑप्शन देखिए आपका राइट हो जाएगा, सी राइट होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं ऑप्शन सी को कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप में अभिप्रेरित करता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन करें 24 करें यानी 24। 24 करें बुद्धि लब्धांक सामान्यतः देश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन होगा, देखिए समझते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए उच्च। अब थोड़ा समझते हैं एक्सप्लेन को। कह रहे कि बुद्धि लब्धांक सामान्य उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं। अब देखिए थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए थोड़ा समझते हैं अच्छे तरीके से। 25 करा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु 1.5 वर्ष की होगी। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा यानी कि 12 वर्ष का। ठीक, अब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ फार्मूला जो दिया है, कह रहे कि बुद्धि लब्धि IQ यानी MA/CA यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। कह रहे कि इसकी IQ कितनी है 75 और CA कितनी है इसकी यानी कि वास्तविक आयु 16 वर्ष है। इसमें देखिए गुणा किया है आपका, इसका आ गया, सब काट पीट जब करेंगे मैथ का कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका 12 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय देश जरूरी होना चाहिए। यानी पोर्टफोलियो बनाते समय क्या करना चाहिए, चलिए इसको समझते चलेंगे। 26 का इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा बी। 26 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए बी क्या करे, देखिए कह रहे कि विद्यार्थियों समावेशन। अब एक्सप्लेन को समझेंगे कि इसमें है क्या। देखिए एक्सप्लेन में ज्यादा दिया नहीं लेकिन तभी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, पृथकीकरण। अब देखिए समझते थोड़ा सा अच्छे तरीके से। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथकीकरण के, यानी कि और बाकी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 कह रहा है। देखिए 28 कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन देखिए ए राइट हो जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान।
अब देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। विद्यालयों में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, मतलब हमें सबको समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 कह रहे कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट हो जाएगा। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्र में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आखिरी क्वेश्चन हमारा लास्ट यानी 13 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? देखिए, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना। अब इसमें जो बच्चे ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं वंचित, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का इस तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोग का सीडीपी यानी 2012 जनवरी वाला मैंने करा दिया था, ये नवंबर वाला पेपर था 2012 का। ये था 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये नवंबर का 2012 में, नवंबर जब हुआ था सीटेट का 2012 में, तब का पेपर है। सीडीपी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया। देखिए प्रीवियस से आपको ये समझ में आता किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बने होते हैं, फिर उसके बाद अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अच्छा परिणाम आएगा। चलिए, उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।